हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। आपके क्लास टेस्ट थर्ड का फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ए मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन फिक्स्ड ऑन अ ट्रायंगुलर वेज 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ट्रायंगुलर वेज का इंक्लिनेशन वेज इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वेट रजिस्टर्ड बाय द मशीन वेइंग मशीन की मतलब मुझे रीडिंग बतानी है। तो सिंपल सी बात है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। नॉर्मल रिएक्शन पता करना है और वेज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैन वेज पे फिक्स्ड वेइंग मशीन पे खड़ा है। मतलब अगर वेज ऊपर जा रहा है तो मैन भी ऊपर जा रहा है। तो वेइंग मशीन जो भी रजिस्टर करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन रजिस्टर करेगा आदमी का। अब अगर मैं वेज को रोक देता हूं, अगर मैं वेज को रोक दूं तो हमारे लिए आसानी ये हो जाएगा कि वेइंग मशीन और मैन सब कोई रुक जाएगा। तो हम मैन का फ्री बॉडी डायग्राम इन फ्रेम ऑफ वेज बना देते हैं। इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg और नीचे की तरफ ही सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए। मान लिया ए ऊपर की तरफ था, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके प्रेजेंस में ये भी रेस्ट में आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं मैन के ऊपर देखूं फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन हमें पता करना है, ये 60 डिग्री है। मैन के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है कितना फोर्स, mg प्लस ma, m इंटू जी प्लस ए। इस तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा इसका नेट, वही दे देगा नॉर्मल रिएक्शन। अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन वगैरह कैसे रोका उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलोंग द सरफेस वाले फोर्स का रीडिंग से कोई लेना देना नहीं। तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। तो अब इस तरफ कंपोनेंट क्या आ गया, n शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू जी प्लस ए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। m दिया 60, ये हुआ 10 प्लस 2 और ये हुआ 1/2। तो 12 3 जा 360 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 3 इक्वल वेट्स 2 kg के हैं और पुली से पास किए गए हैं, स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो बताना है ब्लॉक बी और सी के बीच में जो लगा हुआ स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। ये रहा ब्लॉक बी, ये रहा ब्लॉक सी, इधर साइड में ब्लॉक ए। सबका मास सेम है तो इधर साइड में वेट आ जाएगा हमारे पास, जी के टर्म में आंसर है नहीं, ठीक है तो 10 ले लेता हूँ या 9.8 जो भी लास्ट में ले लेंगे, 2g और इधर की तरफ 2g। ये फिक्स है। अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में अगर मैंने एक्सेलरेशन a मान लिया तो ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम दिख रहा है। टेंशन आ जाएगा इंटरनल की तरीके से। तो सिस्टम की तरीके से अगर माना जाए तो सिस्टम की तरीके से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2g प्लस 2g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 2। यहां से हमारे पास आंसर आ गया 2g/6 मीन्स g/3। एक्सेलरेशन आ गया g/3। अब मैं ब्लॉक सी के और बी के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाह रहा हूं तो ये टी होगा। हम सी का फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं, फोर्स बैलेंस फॉर द ब्लॉक सी, है ना। ब्लॉक सी के लिए अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए नीचे की तरफ है कितना, g/3। तो टेंशन आ गया हमारे पास
2g माइनस 2g/3 दैट मीन्स 4g/3। और अगर g की वैल्यू 10 ले ले या 9.8 ले ले तो अप्रोक्सीमेटली 40/3 30 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास, अच्छा ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर ही देता हूँ, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4g/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40/3 या 4 इंटू 9.8/3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक रोप है जिसका लेंथ L है और कांस्टेंट फोर्स F लगाया जा रहा है। बताना है टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, रोप को जो है, रोप क्वेश्चन नंबर 3 में रोप मान लिया L लेंथ का है, F फोर्स से पुल किया जा रहा है, इससे x डिस्टेंस पीछे, इस जगह पे टेंशन बताना है क्या होगा। तो अगर यहाँ पे टेंशन हमें बताना है तो हमें ये पता है कि सबसे पहले तो रोप, अगर मास m हो रोप का, तो पूरा का पूरा रोप एक ही एक्सीलरेशन से चलेगा और F डिवाइडेड बाई m आ जाएगा। ठीक है, अब इतने सेक्शन को जो पुल करेगा वो एक्चुअल में यही वाला टेंशन होगा। इतना वाला सेक्शन इसको इधर की तरफ टी लगाएगा, इतना सेक्शन इधर की तरफ टी लगाएगा। तो इस सैडेड रीजन को अलग ले आता हूं, तो सैडेड रीजन पे जो फोर्स लग रहा है वो टी लग रहा है, और इसका मास अगर मैं m1 लिख दूं, ये तो पता है F/m, और इसका मास अगर m1 लिख दूं तो m1 क्या आ जाएगा, टोटल मास m डिवाइडेड बाय लेंथ L इनटू लेंथ, इतने का क्या आया हमारे पास, L माइनस x। तो हमारा t किसके बराबर आ जाएगा, m1 इंटू a के बराबर, m1 की वैल्यू m/l L माइनस x इंटू एक्सेलरेशन F/m। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, FL माइनस x बाई ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। With what acceleration a should the box in the figure descend so that body of mass m in it exert force mg/4? Question number 4. क्वेश्चन में दे रखा है, एक बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और बॉक्स डिसेंड कर रहा है A से, और ब्लॉक जो है, ब्लॉक और बॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज mg/4। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स क्या होगा। तो एक काम करते हैं, आसानी होगा, बॉक्स के रेस्पेक्ट में FBD ऑफ ब्लॉक बना देते हैं। FBD ऑफ ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ बॉक्स, तो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, दिया हुआ कितना mg/4, और इस पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, सूडो फोर्स ऊपर की तरफ ही आएगा क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। सूडो फोर्स आ जाएगा ma, और ये रेस्ट पे रहने वाले हैं, है ना। तो इन सब से हमारे पास बॉक्स के रेफरेंस में तो रेस्ट पे ही रहेगा, एक्सेलरेशन 0।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, n प्लस एम ए शुड बी इक्वल टू एम जी। तो एम जी बाई 4 प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। एम कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई जी माइनस जी बाई 4 मीन्स 3g बाई 4। ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Five number. Two bodies, mass m1 and m2, are connected by light string passes over the light pulley. If magnitude of acceleration of blocks are g by 7, then the ratio of their masses. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। हमें पता है कि अगर पुली से दो मास को पास करा दिया, एक मास m1 हो और दूसरा m2, तो इसका जो एक्सेलरेशन आता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है और ये रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से याद भी रहता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब बोला है a की वैल्यू कितनी आई है, g बाई 7, तो g बाई 7 रख लेते हैं। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, जी से जी कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m1 प्लस m2 इक्वल टू 7m1, तो 8m2 इज इक्वल टू 6m1 मीन्स m1 बाई m2 किसके बराबर आ गया, 8 बाई 6, दैट मीन्स 4 बाई 3। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। A block of mass m is pulled along horizontal surface by a rope mass m. If force F is applied at free end of the rope, the net force exerted on the block will be। क्वेश्चन में बोला है एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M और एक रोप है जिसका मास है स्मॉल m। इस रोप को F से खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक साथ चलेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन a आएगा और a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका भी a आएगा इसका भी a आएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों एज अ सिस्टम लोगे तो एक फोर्स लग रहा है और सिस्टम का मास आ गया m प्लस। अब ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालना, तो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, बाय द सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक किसके बराबर आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ये उसका मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, F डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m, mf बाय m प्लस स्मॉल m। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। A force F is applied horizontally to the block of mass m1, block A of mass m1 which is in contact with block B of mass m2 as shown in figure. If the surface are frictionless, force exerted between the A and B। ठीक है, m1 पे लगाया गया है फोर्स, ये A ब्लॉक है, इधर है m2, ये B ब्लॉक है, इस पे फोर्स F लगाया गया, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन आएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है
तो a इज इक्वल टू सिस्टम्स की तरीके से लेकर के एक्सेलरेशन निकाला है F बाई m1 प्लस m2। अब बताना a और b के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो देखो जरा इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे भी रिएक्शन पेयर में n आ जाएगा। ये वाला n b को एक्सेलरेट कराएगा विद एक्सेलरेशन m2 into a। तो फोर्स बैलेंस ऑफ ब्लॉक बी क्या लिख सकते हैं, n शुड बी इक्वल टू m2 into a की वैल्यू रख लो m2f अपॉन m1 प्लस m2 हो गया आंसर। ये कौन सा आंसर दिया हुआ है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है दो ब्लॉक्स हैं m और कैपिटल M मास का हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं और कनेक्टेड है थ्रू द स्प्रिंग। कैपिटल M को F फोर्स से पुल किया गया है और ये बोला जा रहा है कि जब एक्सेलरेशन स्मॉल m का स्मॉल a हो तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, कैपिटल M का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो बेटा स्मॉल m ये रहा और इसका एक्सेलरेशन a है, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग ही लगाएगा। तो स्प्रिंग का टेंशन अगर T ले लें तो इस पे भी तो स्प्रिंग का टेंशन T आ जाएगा। अब इस पे F अमाउंट का फोर्स लगाया गया तो इसका एक्सेलरेशन कैपिटल A मान लीजिए निकालना है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वेशन लिखे तो T इज इक्वल टू ma और इसका फोर्स इक्वेशन लिखा जाए तो नेट फोर्स कितना हुआ F माइनस T इज इक्वल टू कैपिटल M। T की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें रख दो तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा F माइनस ma इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल A की वैल्यू आ गई F माइनस ma अपॉन कैपिटल A। क्वेश्चन का आंसर A है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर A दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में 3 पुली बनाया गया है और कंस्ट्रेंट रिलेशन पूछा गया है। कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज करके इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा। ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से और इसके इस आर्म से कनेक्टेड ब्लॉक का वेलोसिटी पूछा गया है। तो हमें ये पता है कि ये वाला पॉइंट अगर देखो तो ये वाला पॉइंट जा रहा होगा जब ये 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी भाग रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा इधर वाले से 1 मीटर पर सेकंड से। तो इसका अगर वेलोसिटी v हो तो देखो जरा ये वाला रिलेशन बड़े आराम से जानते हैं, मेन आर्म का वेलोसिटी अगर मेरे पास v है, इसका v1 है और इसका v2 है, तो 2v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 के बराबर आएगा। तो 2 टाइम्स v इज इक्वल टू 2 प्लस 1, v की वैल्यू आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ऐसे भी देख सकते हो या ऐसे देख सकते हो कि अगर ये ब्लॉक को यहीं रहने दो, इस ब्लॉक इस वाले इसको रोक दो, ये वाला नहीं चल रहा, इसको पकड़ के खींचो, अगर ये पर सेकेंड 2 मीटर बढ़ेगा तो ये 2 मीटर लेंथ स्ट्रिंग का टाइट होगा। इधर से ये 1 मीटर बढ़ेगा तो ये कितना लेंथ टाइट होगा, 1 मीटर। इसको अगर x ऊपर करें तो देखो 2x अमाउंट का ढीला होगा, तो इसका मतलब टाइट हुआ कितना, 2 मीटर 1 मीटर और 1 सेकंड में 2x डिस्प्लेसमेंट जो है या 2v टाइम्स इधर से ढीला हुआ और 3 मीटर टाइट हुआ। तो 2v इज इक्वल टू
2 + 1, वहां से भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कंस्ट्रेंट पे ही है। क्वेश्चन में बोल रहा है एज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो देखा जाए इसको x अमाउंट या x1 अमाउंट पर सेकेंड ये कितना ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट इसको रोक लो, 5 मीटर ऊपर जाएगा तो इस वाले स्ट्रिंग को कितना चलना पड़ेगा इसके चलने के कारण नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में ये भी चलेगा 5 मीटर, फिर अब इसको रोक लो, अब ये वाला चलेगा अगर 5 मीटर तो ये ढीला होगा कितना 2.5 मीटर, ये ढीला होगा 2.5 मीटर, तो हमारे पास 2.5 ये वाला 0.5 मीटर आया तो ये भी आएगा 2.5 मीटर, ये भी आएगा 2.5 मीटर, तो इफेक्टिवली सॉरी 5 मीटर और 5 मीटर गलत बोला, ये भी 5 मीटर जाएगा और ये भी 5 मीटर जाएगा, तो नेट लेंथ इसका ढीला होगा यहां से कितना 10 मीटर, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, आप टेंशन से भी देख सकते थे कि यहाँ पे t है तो यहाँ 2t आएगा, तो 3t इंटू 5 है ना प्लस 3t इंटू 5 और यहाँ पे t आएगा माइनस t इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर। ये ट्रिक भी क्लास में कराया हुआ है, एग्जाम में आप इस ट्रिक को भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, Question number 11. In the arrangement shown in the figure, the elevator going up with acceleration g by 10, pulley are string are light, pulley is smooth, tension in the string AB is. देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, आपको AB स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है ना, ये रहा A और ये रहा B, इसमें टेंशन पता करना है TAB क्या होगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ये g/10 से अपवर्ड की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे टेंशन T हो तो TAB 2T के बराबर होगा, और इसको हम लिफ्ट फ्रेम से सीधा सीधा निकाल सकते हैं G इफेक्टिव लगा करके, सिंस T एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो T इक्वल टू क्या आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G इफेक्टिव, और हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g प्लस a होता है, और m1 m2 का मास दे रखा है m एंड 2m, तो m 2m अपॉन 3m और यहाँ पे आ गया g प्लस g/10, तो t निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास 4 ये 11 44 2m प्लस m, ठीक है 30 हो जाएगा है ना, तो 44 mg/30, ठीक है। अब हमें निकालना क्या TAB, तो TAB किसके बराबर आ जाएगा 2T, तो 2 इंटू 44 mg/30
30 सॉल्व कर लो, 44 mg/15 आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है ना, और स्ट्रिंग को कट किया गया, तो जस्ट आफ्टर कट बताना है ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बिफोर स्टेट में यहाँ पे मास दिया m, तो mg, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे t mg के बराबर आएगा, नीचे की तरफ 2 mg, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्प्रिंग फोर्स तुम्हारे पास यहाँ पे 3 mg के बराबर। अब जैसे ही इसको कट करोगे सीजर ला करके, तो स्ट्रिंग में इमीडिएट आफ्टर कट टेंशन 0 हो जाएगा, बट स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे ही बना रह जाएगा, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स में जो भी चेंज किया वो कनेक्टेड ब्लॉक पे चेंज किया, तो 2 mg रहेगा, स्प्रिंग फोर्स रहेगा, स्प्रिंग का लेंथ नहीं चेंज करने वाला, और ये ब्लॉक अपनी पोजीशन पे रहेगा, बट अब इस पे केवल mg लग रहा होगा और ऊपर का टेंशन, तो इसका एक्सेलरेशन दिख रहा है नीचे की तरफ आ जाएगा, a1 या a2 जो भी लिखना चाहो, इसका a2 लिख देता हूं, तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg/m, g आ गया डाउनवर्ड, और इसका देखो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आएगा, a1 लिख देता हूं, तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 mg माइनस 2 mg/2m, इसका मास 2m है, इसका मास m था, यहां से आ गया g/2 अपवर्ड, तो ऑप्शन क्या सही हो गया, 2m का एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड है और g डाउनवर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि लिफ्ट जो है अपवर्ड जा रहा है, उसका वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रहा है ये बता रहा है, तो बताना है कि टेंशन इन द रोप कब मिनिमम होगा। तो देखो जरा, हमें ये पता है एक बात कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रूप में टेंशन टी और नीचे की तरफ mg है टोटल वेट, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो टेंशन mg के बराबर होगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाए तो टेंशन हमारे पास m इंटू जी प्लस ए आ जाएगा, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाए तो टेंशन हमारे पास m इंटू जी माइनस ए आ जाएगा। इसका मतलब ये तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है, 1 नंबर पॉसिबिलिटी, 2 नंबर पॉसिबिलिटी और 3 नंबर पॉसिबिलिटी। जहां ऊपर की तरफ रहा, वेलोसिटी इसके पास ऊपर की तरफ थी शुरुआत में, है ना, तो वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जब आएगा, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जब एक्सेलरेशन ये वाला आएगा तो टेंशन इसी केस में मिनिमम होगा, क्या टी मिनिमम होगा। तो देख लेते हैं ग्राफ में कब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, वीटी ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे टेंशन mg से ज्यादा होगा, यहाँ mg के बराबर होगा, यहाँ पे टेंशन देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इस रीजन में टेंशन हमारे पास, या इस टाइम इंटरवल में टेंशन हमारे पास मिनिमम होगा, टी मिनिमम इंटरवल होगा यहाँ पे, तो वो टाइम कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 11 सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये रहा हमारे पास कौन से नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं।
कह रहा है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताना है। अच्छा नहीं दिया है, हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में स्प्रिंग बैलेंस मासलेस वाला ही है, तो इसका मतलब अगर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है तो मैं किसी भी साइड का टेंशन निकाल दूं, या ये बोल सकता हूं कि अगर इधर साइड टी होगा तो इधर साइड भी टी ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है। अब ये टी कैसे निकले तो यहां से देख लेते हैं, दो ब्लॉक इधर से पुली से पास करा के कनेक्ट किया गया है। एक तरफ है 20 kg, एक तरफ है 10 kg, और ये तो मान लिया फिक्स है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इधर की तरफ 10G लग रहा होगा, इधर की तरफ 20G लग रहा होगा। यहाँ पे जो टेंशन आया वही टेंशन यहाँ आएगा, वही टेंशन यहाँ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ ए से जाएगा, नीचे की तरफ ए से जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, 20 माइनस टी, 20G माइनस टी इक्वल टू 20A, एक इक्वेशन। इसका लिखा जाए तो T माइनस 10G इज इक्वल टू 10A, दो इक्वेशन ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास 10G इक्वल टू आ गया 30A, मतलब A की वैल्यू आ गई G/3। इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुट इनटू, तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, T माइनस 10G इज इक्वल टू 10G/3। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई, 40G/3। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगर केजी में दिया है तो 40/3 kg, ऑप्शन में दिया हुआ 40/3 kg, ठीक है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 40/3 kg, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। फिफ्टीन में कह रहा है कि एक वेज है और एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। बोल रहा है कि वेज को F फोर्स लगा के पुश किया गया है हॉरिजॉन्टली, तो बताना है कि F की वैल्यू क्या रखें कि इस कैपिटल M वेज और स्मॉल m के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। तो देखो जरा, अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना है तो हमें ये याद है रिजल्ट की क्या होना चाहिए, A शुड बी इक्वल टू G tan थीटा। अब आपका मन है तो आप निकाल सकते हैं स्मॉल m का, इसके रेस्पेक्ट में बैठ करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आंसर आएगा A इक्वल टू G tan थीटा। ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सिस्टम के तरीके से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एज अ सिस्टम इक्वेशन लिखेंगे तो m प्लस m इंटू ए लिखेंगे G। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16। A car accelerates from rest constant rate x, sometimes after which it decelerates constant rate y and come to rest. Total time elapsed is t, maximum velocity attained by the car। ग्राफ से लगा सकते हो, इक्वेशन से लगा सकते हो, जैसा मन करे वैसा लगा सकते हो। तो हमारे पास ये पता है, कह रहा है कि x से रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, x एक्सेलरेशन से x, a की वैल्यू a1 इक्वल टू x लिख लेता हूं। कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, मान लिया वो t इक्वल टू 0 से t1 टाइम के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में t2 टाइम के लिए रिटार्ड, t1 प्लस t2, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा एक्सेलरेशन यहाँ तक हो रहा है, और यहाँ पे रिटार्डेशन y शुरू हो गया, फाइनली रेस्ट पे। तो इस जगह पे जो वेलोसिटी आएगा दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस इंटरवल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v1 is equal to 0 plus x t1, t1 पता लग जाए तो आ जाएगा, यही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इक्वेशन 1। इसके लिए लगा तो यहाँ के से यहाँ तक का इंटरवल t2 हुआ, 0 is equal to v equal to u plus at v1
माइनस A2 की जगह पे y आ जाएगा और इंटू T2 V1। तो यहां से हमारे पास V1 इज इक्वल टू क्या आ गया y T2। V1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास। अच्छा T2 की वैल्यू क्या है, T2 इज T माइनस T1। एक्चुअल में ये T दिया हुआ है टोटल टाइम, तो T माइनस T1। तो यहां से V1 ही निकालना है मुझे, तो V1 इज इक्वल टू y और इक्वेशन 1 में 2 से T1 की वैल्यू लाकर के पुट कर दिया जाए तो T माइनस V1 बाई x। तो इसको इधर लेकर के सॉल्व कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, V1 x इज इक्वल टू y x t माइनस V1। तो V1 इधर लाके कॉमन निकाल लेता हूं, V1 y। तो x प्लस y इज इक्वल टू एक्स वाई टी। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई टी अपॉन एक्स प्लस वाई। यही आंसर हो गया हमारे पास। ऑप्शन ए। हम पार्टिकल को, दो पार्टिकल है P और Q, ग्राउंड से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से सेम प्लेन में प्रोजेक्ट किया गया है। P को बोल रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना के U1 वेलोसिटी से फेंका गया है और Q को किसी पॉइंट से U2 वेलोसिटी से थ्रो किया गया। तो इसके प्रोजेक्टाइल के पाथ में ये कहीं कोलाइड करेंगे, ऐसा कंडीशन बोल रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जो p की वेलोसिटी हो वो q की तरफ आ जाए। अगर q देख रहा हो तो जब तभी कोलाइड करेगा। तो इसके पास इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u1 बाई 2, u1 sin 30, और इधर की तरफ u2 u1 cos 30। अच्छा, दोनों के पास g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं, ये तो अर्थ फ्रेम में रहा डायग्राम, ये अर्थ फ्रेम में रहा डायग्राम। अगर मैं P के फ्रेम या Q के फ्रेम में चला जाऊं, तो Q के फ्रेम में चला जाता हूं, एक ही के Q पार्टिकल के फ्रेम में आऊं, तो क्या होगा हमारे पास, Q तो आ जाएगा रेस्ट पे, और कोलिजन अब तभी होगा जब Q को लगेगा कि उसकी वेलोसिटी P की वेलोसिटी उसी की तरफ है। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ u1 बाई 2 और ये वेलोसिटी रिलेटिव में इसको पलट के मिलेगा u2 इस डायरेक्शन में √3 बाई 2। तो अब ये जब इसको कैंसिल करेगा तभी p की वेलोसिटी q की तरफ होगी। तो इसका मतलब फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए, फॉर कोलिजन u1 बाई 2 शुड बी इक्वल टू u2। मतलब u1 किसके बराबर आना चाहिए, 2u2 के बराबर आना चाहिए। ऑप्शन बी, ठीक है। 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो देखना जरा, हमने बताया है कि अगर दो फोर्स हो जाए और इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। अपोजिट वेक्टर का नहीं, अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, नल वेक्टर। लेकिन अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाए तो मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होगा। तो यहां से r 0 के बराबर तभी आएगा नल वेक्टर के बराबर जब n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए। फॉर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए 2 के ही काम चल जाएगा, n मिनिमम 2 के बराबर हो जाएगा फॉर
इक्वल मैग्नीट्यूड, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, n की वैल्यू 3 रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। A man crosses river 320 meter wide perpendicular to the current in 4 minutes. परपेंडिकुलर टू करंट क्रॉस कर रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस कर रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम क्रॉस करने का क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ टाइम क्रॉस करने का होता है d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन में बोला है u की वैल्यू जो है वो 5/3 टाइम्स द करंट वैल्यू है। 5/3 इंटू वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये 320 और ये 4 मिनट है ना। तो मीटर पर मिनट में वी पूछा गया, आ जाएगा आंसर। ये सॉल्व कर लिया जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर पर मिनट, ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी। बताना है वेलोसिटी 2 सेकेंड पे क्या होगा अगर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt प्लस सम कांस्टेंट लिख लेता हूँ। इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, मतलब ये आ गया हमारे पास टी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर और प्लस 2t। बोला है टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, टी इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो वेलोसिटी कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो c की वैल्यू आ गई 2। तो अब भी हमारे पास टाइम का फंक्शन आ गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो पूछा गया 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 10 प्लस 8 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। चलिए हमारे सिंगल करेक्ट आंसर वाले कंप्लीट हुए। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। क्वेश्चन नंबर 21, man holds a ball of mass half kg in his hand, throw vertically upward. During this process his hand moves up by 40 cm. Ball leaves his hand upward with velocity 4 meter per second. The constant force with which man pushes the ball in Newton। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन अगर a आया है ना, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a आया है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर and the ball leaves his hand with velocity 4 meter per second. The constant force with which man pushes the ball is, okay, बॉल के पास इसका वेट है mg और मैन ने फोर्स लगाया F, बॉल का मास m है।
तो यहाँ से ये दिख रहा है कि F इक्वल टू एम या F माइनस एम जी इक्वल टू एम ए होना चाहिए। मतलब मैन जो फोर्स लगाएगा वो m इंटू जी प्लस ए होना चाहिए। एक इक्वेशन। अब ए पता करना है तो ए तो सिंपल है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकल आएगा। ए दिया, एस दिया है, वी आया कितना, वी आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0.4, तो 16। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 60 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ किसके बराबर आ जाएगा, मास दिया 1/2 kg, जी दिया है 10 प्लस 2, तो आंसर आ गया 15 न्यूटन। तो 15 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। Consider the arrangement shown in the figure. Block A and B connected by the means of a uniform string A move upward with acceleration with force F. Each block 2 kg. Mass of string in 100 ग्राम, मतलब 1 kg. Tension at the bottom of the string. ठीक है। तो टोटल सिस्टम का मास हो गया 5 kg, स्ट्रिंग हुआ 1 kg का, ये हुआ 2 kg का, ये हुआ 2 kg का, और ऊपर की तरफ F लगाया गया है 100 न्यूटन का। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, इसका 20 न्यूटन, इसका 10 न्यूटन और इसका 20 न्यूटन। ये सारे वेट एक्सटर्नल और एज अ सिस्टम मूव करेगा। तो देखो देखो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 20, 10 और 20, 50। इसका मतलब ऊपर की तरफ ही पूरा सिस्टम मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन a। मास हो गया 5 kg, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 50 बाई 5, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जो ये बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक, इसके बीच में टेंशन पूछा है, क्या होगा, तो बी ब्लॉक का फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं। फोर्स बैलेंस ऑफ ब्लॉक बी, तो ऊपर की तरफ T लग रहा है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, और ये 2 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो T माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 10, आंसर आ गया 40 न्यूटन। ठीक है, तो 40 कर लिया जाएगा, लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, elevator shown in figure is descending with acceleration. This mass block 0.5 kg, force exerted by the block A on block B। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो A का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। नीचे की तरफ आ जाएगा कितना, 0.5 इंटू 10, और यही नॉर्मल रिएक्शन निकालना है मुझे। और ये 0.5 kg का ब्लॉक है, सब एक्सेलरेट कर रहा था, ये भी नीचे की तरफ ही जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 10 इक्वल टू 0.5 इंटू 2, तो ये आ गया n इक्वल टू 5 माइनस 1, 4 मीटर। 4 आंसर हो गया इसका 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, position vector r is given as t square minus 4t plus 6 I cap plus t square j cap।
बताना है टाइम जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट, जीरो कर दो। तो पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल दो, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, 2t माइनस 4i कैप प्लस 2t j कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। तो a v डॉट a जीरो के बराबर कर देना है परपेंडिकुलर कंडीशन। तो क्या आ जाएगा 4t माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 40 इक्वल टू 4, t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। आंसर हो गया 24। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 25। A particle P is projected from a point on the surface of a smooth inclined plane. Simultaneously, another particle Q is released on the smooth inclined plane, same position और same time छोड़ा गया। P and Q collide on the inclined plane after 4 seconds. Speed of P is, देखो बेटा ये P रहा और ये Q रहा, ठीक है। P को परपेंडिकुलर मान लिया, U से फेंका गया, ऐसे आके यहाँ आएगा और ये नीचे चलता हुआ Q पार्टिकल यहाँ आएगा। इंक्लिनेशन दिया हुआ, दोनों एक साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड। तो Q वाले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई। ये हमें ये तो दिख रहा ना कि P का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 4 सेकेंड हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द P 4 सेकेंड है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 25 है 2u sin 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाई g cos 60 इज इक्वल टू 4। तो 2u डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। ये हुआ 5, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर 10 हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों का पेपर कंप्लीट हुआ, आप लोग सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू।